हेलो फ्रेंड्स। मैं निहार रंजन साहू हूँ, एक कस्टमर मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मेरा अभी मैं अकाउंटिंग और टैक्सेस का क्लास शुरू कर दिया है बच्चों के लिए, जो लोग ज़रूरी हो, वो चाहे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, या फिर जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स भी हो, उनके लिए एक क्लासेस लेके आ रहा हूँ। जो कि मेरा ये जो क्लासेस सीरीज़ होगा वो पूरा मेजरली मैं फास्ट फोकस कर रहा हूँ अकाउंटिंग और टैक्सेस के ऊपर। और आज मेरा टैक्सेस का पहला क्लासेस है। और आज का जो क्लासेस रहेगा ये पूरा का पूरा टैक्स का बैकग्राउंड के ऊपर रहेगा, टैक्स का हिस्ट्री के ऊपर रहेगा, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है उसके ऊपर रहेगा। और ये पूरा अगले अलग अलग देश में एक टैक्सेस क्यों लगाया जाता है, क्या है उसका बैकग्राउंड, मैं पूरा बताऊंगा आपको। सो ये पहले चीज़ हमको जानना है कि टैक्सेस है क्या। सो इसके बारे में जानने के लिए मैं पहले आपको पुरातन युग में लेके जाऊंगा। पहले क्या होता होगा ना, जैसे आदमी जब पहले जन्म लिया होगा तो पहले से अकेला रहा होगा, अकेला जंगल में भटकता होगा, अपना खाना खुद लेता लेके खुद खाना खाता होगा, खुद शिकार करता होगा खुद। तब क्या होगा ना, उसको जब वो बीमार पड़ जाता होगा तो तब भूख रहता होगा, भूखी रह जाता होगा, तो वो दूसरे को अपना ज़रूरत पूरा कर ले, वो दूसरे के साथ जुड़ता होगा। जब दो लोग आते हैं तो क्या होता है ना, जब एक आदमी बीमार पड़ता होगा दूसरा आदमी उसके लिए खाना लेके आता होगा। ऐसे चलो दोस्त से वहाँ पे भी फिर से पूरा असुविधाएं कुछ आता होगा कुछ, तो वो लोग क्या करते होंगे ना, फिर से एक दूसरे से जुड़ के एक समाज जैसे एक सोसाइटी बना लेते होंगे। ये सोसाइटी जब बनाते होंगे तो क्या होगा, ये सब अकेले भी सब खाना लेके आते होंगे, सब शिकार करते होंगे, एक दूसरे को हेल्प करते होंगे। तो ये पूरा क्या है कि एक का असुविधा हुआ तो दूसरे ने उसको हेल्प करता होगा। तो ये लोग क्या किए होंगे ना तब, कि ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, हम एक फंड जैसा बना देंगे, आप जो भी शिकार कर रहे हैं कुछ कुछ इसमें डाल दो, कुछ कुछ आपको दे दो, अगर इसमें से किसी का प्रॉब्लम होता है हम इसी में से लेके उसको दे देंगे, सिवाय दूसरे को मांगने के लिए। तो ऐसा हुआ होगा पहले कम्युनिटी जब आया हुआ, पहले सोसाइटी जब क्रिएट हुआ होगा। एक सोसाइटी के बाद ऐसे ऐसे 4-5 सोसाइटियाँ बना होगा, 4-5 सोसाइटी बनने के बाद वो एक किंगडम बना होगा, उसका कोई सरदार रहा होगा, किसका कोई राजा रहा होगा। जब राजा होने लगे, जब लीडर बनने लगे, तो वो लोग क्या किए होंगे ना, पूरा अपना जो किंगडम है सबके पास से कुछ कुछ संपत्तियाँ, जो मान लो कि कोई एग्रीकल्चर कर रहा है तो उसके पास से सस्ते ले लिए, कोई बना रहा है, हंडी बना रहा है कोई, उसमें से कुछ हंडी ले लिए, तो वो ले जाते होंगे। और वो सारे अपने पास रखे, आप जितना भी कमा रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा अपना लीडर को दे दो, अपना किंग को दे दो। तो वो क्या करेगा ना, आपके लिए आपका जो चाहिए, मान लो कि कहीं पे पंड चाहिए, पोखरा चाहिए, कहीं पे हो गया कोई नदी है, नदी को कैसे, नदी से कैनाल बनाना है, तो वो सारे चीज़ वो राजा करता है। वो राजा कैसे करेगा, आपसे लेके, आपका जो आप जो समझो, वो तो खुद नहीं कमाएगा ना, वो खुद खुद तो जाके करके ला के, नहीं ये तो लीडर है वो खुद बनाएगा और खुद ला के आपको, ऐसा नहीं होता है। वो आपसे ही लेता है और आप सबके लिए वो काम करता है, ऐसा हुआ होगा। तो उसके बाद जब किंग का साम्राज्य खत्म हुआ होगा, आपको मालूम है पूरा हिस्ट्री, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो मालूम होगा, राजा का शासन के बाद फिर आज का जो समाज है वो ऐसा समाज, जैसे कोई देश जाके दूसरे देश को अटैक करता था, ओनली उसका मतलब एक ही होता था कि हम अपना साम्राज्य विस्तार करें, अपना संपत्तियां बढ़ाएं, यही यही रहता था। उसके बाद जब किंगडम का शासन गया तो वहाँ से शुरू हो गया, फिर डेमोक्रेटिक हो गया कि आज का जो कंट्री वाला शासन है। ये जो कंट्री वाला शासन है, जैसे कि हमारा इंडिया बना है 1947 अगस्त 15 को रात 12 बजे, अगस्त 14 के रात के 12 बजे हम लोग जब इंडिपेंडेंस हुए। ऐसा नहीं कि हम इंडिपेंडेंस से ही अब हम आगे बढ़े हैं, उसके पहले भी हमारा बहुत सारा चीज़ रहा है। ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट रहा था, ब्रिटिश का जो शासन रहा था, वो उसमें भी वो लोग भी बहुत सारे ऐसे संपत्तियाँ जुगाड़ करते थे लोगों से। ये जो लेना, वो चाहे जंगल के टाइम पे रहना, वो चाहे सोसाइटी बना के रहना, वो चाहे राजा बनना के रहना, ये जो सारे चीज़ आया, इसमें से एक ही मतलब निकलता है कि वो जो भी संपत्तियाँ लेते थे, देखो आप लोग ऐसा मत सोचो कि कोई राजा जाता छीन के लेता था, वो चीज़ को हम इग्नोर करेंगे, वो तो अलग चीज़ था, वो तो उन लोगों का अपना पर्सनल इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए करते थे। लेकिन कुछ लॉफुल होता था जो कि जरूरी होता था,
वो सारे चीज़ें लोग दे रहे थे, ये और कुछ नहीं था, वो भी टैक्सेस था। देखिए टैक्सेस बहुत पुराना है, टैक्सेस आज का चीज़ नहीं है, टैक्सेस बहुत ही पुराना चीज़ है। सो वो टैक्सेस का जो अभी का चीज़ है क्या है, वो टैक्स को हम क्या बोलते हैं ना, वो होता है कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी। मतलब आपको देना ही पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी। ये जो हम बोलते हैं कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी, मतलब कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन मतलब अगर आपको देना है तो कंपल्सरी देना है, आपके ऊपर आप लायबल हो तो आप कंपल्सरी देना है। आप कमा रहे हैं मीन्स आप पैसा देंगे गवर्नमेंट को, इसको बोलते कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन मनी। ये कैसा बात हो गया, ये तो वही राजाओं की बात हो गया। ऐसा नहीं हो, क्या पर बोलता है ना, हु विल कंपल्सरी एक्सट्रैक्ट द मनी बाय द पब्लिक अथॉरिटी। हम क्या बोलते हैं, पब्लिक अथॉरिटी। भाई ये कौन है भाई, ये पब्लिक अथॉरिटी कौन है? अरे तब कौन थे, राजाएं थे, तब राजाएं थे। अभी कौन है भाई, अभी तो हमारा गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट है, हम जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट मीन्स जो हमको शासन करता है, जो पब्लिकों का अथॉरिटी होता है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो जाए, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाए, वो चाहे आपका म्यूनसिपल गवर्नमेंट हो जाए, ये सारे के सारे पल्स हमारे क्या बोलते हैं हम, पब्लिक अथॉरिटी। बाय द पब्लिक, फॉर द पब्लिक। ये किसके लिए लेंगे भाई, ये क्यों पैसा लेंगे, ये आपसे क्यों पैसा लेंगे? फॉर द पब्लिक। आप देख लो, वो चाहे ये सोसाइटी जब जंगल में बना था, जब राजाएं बना थे, वो क्यों लेते थे कि आपकी जो डेवलपमेंट है, आपका जो चाहिए, आपका जो नीड्स है, उसको फुलफिल करने के लिए वो लोग लेते थे। सो वो चीज़ को फुलफिल क्यों लेते थे, फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए लेते हैं, और किसी के लिए नहीं, वो पब्लिक की के लिए ही लेते हैं। सो ये जो चीज़ है, तो कैसे, ऐसे नहीं हुआ। और एक चीज़ इसमें जोड़ दीजिए, टैक्स तभी इसको बोला जाएगा जब इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसका मतलब ऐसे कोई आपको मैं आगे आगे जाके बताऊंगा कैसे लॉ कैसे इसको इन्फोर्स करता है। अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है ना, वो कभी भी टैक्सेस नहीं हो सकता। अगर वो टैक्सेस कोई आपसे नहीं, तो कोई आएगा आपको बोलेगा भाई मेरे को पैसा दे, मैं पब्लिक अथॉरिटी, आपका गांव का सरपंच आएगा, आपका म्यूनसिपैलिटी का जो क्या बोलते हैं चेयरमैन आएगा, बोलेगा भाई तुम्हारे पास पैसा है मेरे को दे दे, ये तो भाई गुंडाराज हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे होता है ना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। इन्फोर्स का लॉ में वो बताना चाहिए कि यस इसको टैक्स बोलते हैं। तो टैक्स का मतलब क्या हो गया, कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी बाय द पब्लिक अथॉरिटी फॉर द पब्लिक इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आपका गवर्नमेंट, आपका पब्लिक अथॉरिटी आपसे पैसा एक्सट्रैक्ट करेगा अंडर ए लॉ के अंदर। वो क्यों लेगा पैसा, आपके लिए। क्या चाहिए, ये कहाँ पे बताया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। और ऐसा नहीं कि हमारा देश है पूरा, ये जो मैं डेफिनेशन बनता है ना टैक्सेस का, ये इंडिया का डेफिनेशन नहीं है, ये पूरा आप वर्ल्ड का डेफिनेशन मान लीजिए। और ऐसा भी मत सोचिए कि हमारा गवर्नमेंट ओनली टैक्सेस लेती है, ऐसा नहीं है। हमारा गवर्नमेंट अगर टैक्स में देखा जाए तो बहुत नीचे रहेगा। बहुत सारे गवर्नमेंट है, ऐसा भी गवर्नमेंट है कि 60% 70% इनकम टैक्स लेते हैं। सो पूरा देश से, पूरा वर्ल्ड में ये जो भी कंट्री हो वो टैक्सेस कलेक्शन करती है अपना लोगों के लिए, काम करने के लिए, अपना लोगों की अच्छाई करने। ये अलग बात है, करप्शन होता है, वो होता है, पैसा जाता है, वो अलग बात है, बट उनको तो जरूरी है, नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगा भाई। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जाएगा, आपका गवर्नमेंट क्या करेगा, आपके लिए क्या बनाएगा, आपको आपका जो डेवलपमेंट का जो स्तर है, आपको जो आपका चाहे कैनाल हो, आपका रोड हो, कैसे बनेगा, ये आपके दिए हुए पैसे से ही बनेगा, हमारे दिए हुए पैसे से ही बनेगा। सो इसके लिए इसका जो मोटो है, हमारा जो जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 1949 को जो बना था, नवंबर 1949 में, जो हम 26 नवंबर 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है, उस टाइम पे उसमें हमने 3 चीज़ रखी थी। एक थी जस्टिस रहेगी, एक लिबर्टी रहेगी, और एक इक्वालिटी रहेगी, और एक फ्रेटर्निटी रहेगी। 4 चीज़ है, ये 4 चीज़ रहता, जो कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इस चीज़ को फुलफिल करना है। सो जस्टिस मीन्स आप सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जस्टिस मिलेगा आपको। लिबर्टी क्या था, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सारी चीज़ें रहेगा। आप किसी भी धर्म के हो, आप उसको मान सकते हैं, आप जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हम जिसको बोलते हैं, आप किसी भी चीज़ को बिलीव भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको विश्वास कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं।
ये आपका चॉइस है, आप किस भगवान को मानते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी आपको रोकेगा नहीं। इक्वालिटी की बात करते हैं, सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा, सब इक्वल होंगे। मैं आगे जाके बताऊंगा जो कि कैसे टैक्सेस में भी हम इक्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। और फर्टर्निटी रहेगा सबका, डिग्निटी एज ए इंडिविजुअल आपका डिग्निटी रहे, एज ए नेशन हमारा कंट्री का, इंडिया एज ए वर्ल्ड में अपना परिचय सृष्टि करे, ये अगर रहेगा। सो ये सारे चीज़ को फुलफिल करने के लिए हम टैक्सेस लगाते हैं। सो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कहाँ पे ये बताया गया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, हमारा जो गोल्डन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमने शेड्यूल थे, हमारा जितना शेड्यूल है, हमारा जो 12 या 14 शेड्यूल है, उसमें 7th शेड्यूल बोलता है कि, मैं क्या बोल रहा हूँ, शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये अधिकार देता है, किसको देता है अधिकार, गवर्नमेंट को देता है। गवर्नमेंट मीन्स कौन है यहाँ पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार देता है टू मेक लॉ फॉर टैक्सेस। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अथराइज करता है टू मेक लॉ फॉर टैक्सेस, फॉर व्हाट, फॉर लेवी एंड कलेक्शन। दो चीज़ें, ये लेवी और कलेक्शन क्या है मैं आगे जाके बताऊंगा। ये लेवी और कलेक्शन टैक्सेस के लिए गवर्नमेंट ये हमारा शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये अथराइज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर ही अपना पूरा टैक्सेशन का लॉज बना सकता है। सो ये जो लॉज है 7th शेड्यूल, वो कहाँ पे आता है, आर्टिकल 246, हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 246, जितना आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 246 ऑफ 7th शेड्यूल, ऑफ शेड्यूल 7 के अंदर ये 3 चीज बनाया हुआ है। वो 3 चीज क्या है मैं बताता हूँ। 3 लिस्ट बनाया हुआ है। एक है हमारा लिस्ट 1, इसको हम लिस्ट 1 बोलते हैं, इसको हम लिस्ट 2 बोलते हैं, और इसको हम लिस्ट 3 बोलते हैं। ओके, लिस्ट 1 क्या है, लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, शायद आपको दिख रहा होगा शायद, यूनियन लिस्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं हम स्टेट लिस्ट बोलते हैं लिस्ट 2 को, इसको बोलते हैं हम कंकरेंट लिस्ट। मैं थोड़ा सा ये लिस्ट के बारे में आपको अच्छे तरह समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो पहला चीज जो लिस्ट 1 है, लिस्ट और यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मीन्स आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 ऑफ लिस्ट 1, दैट इज यूनियन लिस्ट, ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉ ऑन दिस। इसके अंदर जो जो टैक्सेस का लिस्ट बना है उसके ऊपर वो लॉज बना सकती है, उसके ऊपर वो टैक्सेस लेवी और कलेक्शन कर सकती है। एंड इसी तरह स्टेट में भी, इसमें भी अथराइज किया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। इसमें कुछ कुछ आइटम्स बनाया हुआ है, कुछ कुछ टैक्सेस बनाया हुआ है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लेवी और कलेक्शन कर सकती है। बात रह गया कंकरेंट लिस्ट का। कंकरेंट लिस्ट में ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ऑथराइज करता है। मीन्स इसमें ऐसे लिस्ट रहेगा, ऐसा टैक्सेस रहेगा जो दोनों चाहे तो कलेक्शन कर सकते हैं आज पर जिस तरह इसमें लॉज बनेगा। बट ये कंकरेंट लिस्ट कौन बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, वो भी आज पर पार्लियामेंट के हिसाब से बना सकती है, नहीं तो बना सकती है। तो आज तक कंकरेंट लिस्ट में हमारा कोई भी टैक्सेस अभी तक नहीं लगाया गया है। कंकरेंट लिस्ट के अंदर हम लोग जो भी टैक्सेस है वो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अंदर ही आता है, उसके कंकरेंट लिस्ट में हमारा कोई आइटम नहीं है अभी तक। सेक्शन आर्टिकल 246(1), आर्टिकल 246(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 246(1) में लिस्ट के बारे में बताऊंगा क्या क्या लिस्ट है, इसमें क्या चेंजेस हुआ है लेटेस्ट में वो भी बताऊंगा। 2017 में हमारा एक बड़ा चेंजेस आया है वो भी मैं बताऊंगा। इसको मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, आगे वो लिस्ट भी बताऊंगा उसके बारे में। जब हम वो नया टैक्स चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे उसके लिए एक सेपरेट क्लासेस में मैं बनाऊंगा।
सो 246(1) के ऊपर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट को अथराइज करती है। पार्लियामेंट मीन्स हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लॉज बनाते हैं वो पार्लियामेंट को अथराइज करती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो टैक्सेस के लिए लिस्ट 1 के अंदर अपना लिस्ट 1 के अंदर जो जो टैक्सेस मेंशन है उसके ऊपर लॉज बनाए, उसके ऊपर लॉज बनाए। एंड आर्टिकल 246(3) ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आर्टिकल याद रखना कहाँ कौन किसको अथराइज कर रहा है। आर्टिकल 246(3) जो कि लिस्ट 2 के अंदर हमारा आता है, ये जो लिस्ट 2 के अंदर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव को, याद रखिए स्टेट लेजिस्लेटिव को, जितने सारा लेजिस्लेटिव होता है पार्लियामेंट में कौन कौन आता है आपको मालूम है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, तीनों हमारा प्रेसिडेंट है, ये तीनों को हम पार्लियामेंट बोलते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, विधानसभा होता है, विधान सौध होता है, और एक हमारा होता है राज्यपाल होते हैं अपना अपना स्टेट का। और कुछ स्टेट में विधान सौध नहीं होता है, जैसे कि बहुत कम स्टेट में है, सो वहाँ पर ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव रह जाता है। सो ये पूरा स्टेट असेंबली जिसको बोलते हैं उसके अंदर ये होता है। सो लिस्ट 2 के अंदर जो भी टैक्सेस है उनको वो एम्पावर करती है कि वो उसके ऊपर वो उसके ऊपर लॉज बनाए स्टेट 2 के अंदर। ये चीज़ हमारा है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 265 एक बड़ी बात कहती है। आर्टिकल 265 याद रखिए, इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, याद रखिए। आर्टिकल 265 ये क्या बोलती है, नो टैक्स शैल बी लेविड, याद रखिए, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, अथॉरिटी ऑफ लॉ। सिंगल टैक्स आप कलेक्शन नहीं कर सकते। कोई आपको बोलेगा ना भाई तू पैसा कमा रहा है मेरे को पैसा दे, वो गुंडागर्दी नहीं चलेगा भाई। क्या बोल रहा है, नहीं, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आपको जब तक अगर मैं ऊपर बताया था ना एनफोर्सेबल बाय लॉ, अभी देखो वो बात बोल रहा है, आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, नो टैक्स कैन बी लेविड और शैल बी लेविड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। आप अथॉरिटी के बिना अथॉरिटी के लॉ के बिना आपको टैक्सेस कलेक्शन नहीं कर सकते। एंड देखो कुछ भी मैं आपको देखो कितना बढ़िया चीज़ बताऊंगा जब मैं जीएसटी का मैं बोला ना टैक्सेस का जो चेंजेस है उसमें बताऊंगा कैसे चेंजेस किया गया, उसका हिस्ट्री बताऊंगा, कैसे हमारा पार्लियामेंट में वो चेंजेस, पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ, कैसे वो कब से शुरू हुआ, वो सारी चीज़ मैं बताऊँगा आपको। उसका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, कब से वो शुरू हुआ है, बहुत बड़ा चीज़ है, वो कैसे चेंजेस किया। मैं बोला ना वो इसके अंदर आता है आर्टिकल 265 के अंदर वो बात होता है। ऐसे नहीं कि रातों रात आ गया मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी आ गए रात के 12 बजे 2017 को। आप लोग को मालूम है जुलाई 30 जून का रात को, जुलाई 1 का 12 बजे 30 जून का 12 बजे 2017 को आके सीधा बोल दिया कि जीएसटी लागू होगा। ऐसा नहीं हुआ है भाई, वो तो पहले से कैसे किया गया, कैसे लॉज को बनाया गया, वो सारी चीज़ हुआ। सो ये आर्टिकल 265 बोलता है नो टैक्सेस कैन बी लेविड। सो अभी आ जाते हैं जो लिस्ट्स में बताया वो लिस्ट के अंदर आ जाते हैं क्या क्या लिस्ट है और लेटेस्ट चेंजेस क्या भी है। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको हिंट्स दे दूँगा। अभी यूनियन लिस्ट लिस्ट 1, यूनियन लिस्ट 1 इसको मैं बोला था यूनियन लिस्ट मीन्स इसके ऊपर कौन अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके ऊपर लॉज बना सकती है और कौन है। इसमें पहला जो है एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 जो कि हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द लेवी ऑफ टैक्स ऑन इनकम। मैं वेरी शॉर्ट में लिखूंगा, इनकम टैक्स के बारे में बात करता है। ये इनकम टैक्स के ऊपर लॉज बनाती है, लेवी करती है, लेवी ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम। बट इसमें एक छोटा सा वो डाल दिया, फिर क्या बोलता है, इतना नहीं, इनकम टैक्स भाई सारे इनकम नहीं है, उसमें और छोटा सा डाल दिया अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। ये एग्रीकल्चर के ऊपर तो भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता। वो पूरा एंट्री नंबर 82 में कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। सो एग्रीकल्चर, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारा एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है और गरीब लोग करते हैं। गरीब इस जो किसान है वो कैसे देगा टैक्सेस, इसलिए एंट्री नंबर 82 में ही बता दिया कि आप इनकम टैक्स में टैक्स लगा सकते हो बट एग्रीकल्चर में नहीं लगा सकते। बहुत अच्छा बात की। सो एंट्री नंबर 82 था इनकम टैक्स में। अब इसके ऊपर तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, हर एक चीज़ तो पढ़ेंगे। सेकंड इज 83, और सबसे बड़ा चीज़ है इनकम टैक्स में बारे में तो बहुत सारा इसके ऊपर मीथ थे। लोगों को डर लगता है इनकम टैक्स के नाम पे, सुनते ही डर लग जाता है क्या है
कितना हमारा पर टैक्स लग जाता है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगा, कैसे आप अपना टैक्स को सेविंग भी कर सकते हो, टैक्स बचा सकते हो। टैक्स बचाना बुरी बात नहीं है, मैं आपको बताऊँ, टैक्स बचाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप लॉस के अंदर ही बचाओगे। आप लॉस से बाहर गए तो वो इवासन ऑफ टैक्स होगा, वो तो जुर्म हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। अगर आप टैक्स छिपा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आप देखो लेटेस्ट में लास्ट 7-8 साल में किस तरह लॉस को चेंजेस किया गया है, किस तरह लोगों को अरेस्ट किया गया है। मैं ज़्यादा तो नहीं जाऊँगा उस पर, जब तक पढ़ाएंगे उसको आगे आगे जाएंगे हम लोग। सो इनकम टैक्स के बारे में आपको डिटेल्सली बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा। नेक्स्ट इज हमारा जो 83 है, 83 क्या बोलता है, कस्टम ड्यूटी क्या बोलता है। कस्टम मीन्स, कस्टम में दो बात आता है, एक आता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, जो कि हम लोग जब अपना सामान दूसरे देश को भेजते हैं, दूसरे देश को बेचते हैं। इंपोर्ट क्या था, हम दूसरे देश से खरीदते हैं। इसके ऊपर क्या टैक्सेस रहेगा, वो एंट्री नंबर 83 में हमको बताया गया है। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है उसके ऊपर लॉस बनाने के लिए। 84 में लेवी ऑफ यूनियन एक्साइज ड्यूटी, प्लीज रिमेंबर इसको, एंट्री नंबर 84 जो कि एक्साइज ड्यूटी के ऊपर था, ये अभी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये अभी नहीं है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इन्फॉर्मेशन के लिए आप रख सकते हो कि एक्साइज ड्यूटी के ऊपर था। अभी एंट्री नंबर मैं बोलूँगा कि इसकी कैसे 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 चेंजेस होता है। मैं ज़्यादा इसको लंबी नहीं करने के लिए मैं छोटे छोटे तेरे फटाफट बता देता हूँ। इसमें क्या है, आपको मैं PDF पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या अदर लिस्ट है। सो एक कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि हमारा म्यूनसिपलिटी वगैरह ये सारा टैक्सेस होता है, वो कॉर्पोरेशन टैक्सेस है। 86 में नहीं, 86 तो नहीं है, 92A आया, जो कि आया हमारा CST में भी। ये भी बता देता हूँ, CST क्या होता है, इंटरस्टेट सेल। एक स्टेट से दूसरा स्टेट को जब गुड्स को हम बेचते हैं, सेल्स करते हैं, तब इंटरस्टेट सेल्स लगता है। बट ये भी अभी नहीं है, ये भी हट गया है। मैं बताऊंगा, आप लोग याद रख लीजिए, मैं जो जो मार्क कर रहा हूँ ये चेंजेस हो गया है, वो भी नहीं है। 92B जो आया, 92B क्या आया, दैट इज लेवी ऑफ इंटरस्टेट कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। इंटरस्टेट कंसाइनमेंट का भी ये भी अभी नहीं है। इंटरस्टेट कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ये भी नहीं है। जब आप कंसाइनी एक दूसरे को बेचते हैं, आप एक प्रिंसिपल अपना कंसाइनी को बेचता है, एक एजेंट रखा हुआ है दूसरे स्टेट में, वहाँ पे अगर जाता है उसके ऊपर भी लॉस बनाने के लिए भी रखा गया था 92। ये भी अभी नहीं है हमारा, ये भी टैक्सेस नहीं है। सो 92C में क्या आया था, ये भी इम्पोर्टेंट था। ये सर्विस टैक्स के बारे में बोलता था, वो भी नहीं है अभी ये भी नहीं है सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स का लेवी बहुत, वो भी शायद 1998 या 96 में हमारा फाइनेंस बिल के अंदर वो आया था, वो भी अभी नहीं है। एंट्री 97 एनी अदर मैटर, वहाँ पे देख दिया, देखो कितना बढ़िया सी बात बोल दिया। ये होता है, देखो लास्ट को एक चांसेस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। 97 में ऐसा बात बता दिया ना, बोला कि अगर कोई भी मैटर आइदर लिस्ट 1 में नहीं है या फिर लिस्ट 2 में नहीं है, मान लो कि स्टेट को और सेंट्रल को दोनों को ऑथराइज नहीं किया है, वो 97 में दे दिया। वो 90 को अगर कोई अदर देन दिस एनीथिंग यू वांट टू इंक्लूड, यू कैन इंक्लूड इन 97। कितना बढ़िया बात बताया कि 97 में आप इंक्लूड कर लीजिए, बहुत अच्छा बात बताया। नेक्स्ट इज एंट्री टू स्टेट लिस्ट। मैं स्टेट लिस्ट के बारे में बताऊंगा, फटाफट बताता हूँ। एंट्री टू स्टेट लिस्ट, आपको इसको जानना जरूरी है। आप जब टैक्स पढ़ रहे हैं ना, ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अगर आप नहीं जानेंगे क्या बैकग्राउंड है, आपको समझ में नहीं आएगा क्यों जरूरी है, ये आपको जानना जरूरी है। एंट्री नंबर 46, देखो मैं कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा। ऊपर जो छोड़ा ना, यहाँ पे केसेस को इंक्लूड कर दिया। एंट्री नंबर 46 क्या बोला ना, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। पहली बात मैं बता दिया भाई, वहाँ पे माइनस किया था। देखो यहाँ पे क्या किया था, एग्रीकल्चरल इनकम पर आप टैक्स नहीं ले सकते, बट यहाँ पे क्या बता दिया भाई, आप ले लो ना। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया कि आप चाहे तो लगा। आज तक मैं तो नहीं मानता कि शायद कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है जो भी एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा। भाई जो लगाया ना, उसका तो कंपलसरी सरकार जाएगा ही जाएगा। ऐसा होता है, क्योंकि लोग फार्मर के ऊपर आप अगेंस्ट में जाना इतना ईजी नहीं। आप उनको फ़ायदा नहीं देते, बट उनके ऊपर टैक्सेस लगाए होगा तो आपका सरकार जा सकती है। इसलिए उसमें पर आज तक तो कोई भी गवर्नमेंट ऐसा टैक्सेस अभी तक लेके नहीं आया है। देन स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ये भी मैं बताता हूँ, ये भी अभी तक स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अभी आप बोलोगे कि आपने तो बोला यूनियन को एक्साइज ड्यूटी अभी हटा दिया गया, क्या स्टेट का एक्साइज ड्यूटी हटा दिया गया है? देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, स्टेट का एक्साइज ड्यूटी अभी तक भी नहीं हटाया गया है। ऐसा भी और एक चीज़ बोलता हूँ मैं आपको बताता हूँ, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी पूरी तरह से नहीं हटाया अभी।
अभी भी आपका पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, और आपका टोबैक्सो हो गया, इसके ऊपर अभी भी टैक्सेस है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का भी एक्साइज ड्यूटी अभी भी है। वो किस में ऊपर लगाता है? लिकर के ऊपर। आपका लिकर का मालूम था, सबको मालूम है, आपको, आप लोग को मालूम रहता। सो सबको मालूम है लिकर क्या होता है, टबाकोस क्या होता है। इसके ऊपर अथराइज किया, ओपियम हो गया, टबाकोस हो गया, इसके ऊपर किसको अथराइज करता है? ये जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा, इसके ऊपर स्टेट को एक्साइज ड्यूटी के ऊपर लगाया गया है। सो पूरा एक्साइज ड्यूटी नहीं हटा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का पूरा हट गया है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया है, जो कि मेजर चीज़ें इसमें से हट गई है। थोड़ा थोड़ा आइटम इसके अंदर है अभी। सो वो भी हम जीएसटी के क्लासेस में, जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन क्लास होगा उसमें मैं बता दूंगा आपको। सो 52 एंट्री नंबर 52 क्या बोलता है? टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरिया फॉर कंजस्शन और यूज ऑफ सेल्स। ये लोकल एरिया ऑक्ट्राई टैक्सेस होता है। ये सारे चीज़ भी थोड़ा बहुत हट गया है, पूरा पूरा का पूरा हट गया है। ऑक्ट्राई जो होता है, ऑक्ट्राई मीन्स आपका म्यूनसिपल एरिया में जो आप, अगर आप माल बेचने के लिए मेरे एरिया में आओगे, मेरे म्यूनसिपल में आओगे, तो आपको म्यूनसिपल टैक्सेस जैसा देना पड़ता है, वो ऑक्ट्राई बोला जाता है। उसके अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट को अथराइज किया जाता है, वो कर सकता है। नेक्स्ट 53, ये बड़ा चीज़ था, ये पूरा अभी नहीं है, पूरा हटा दिया गया है। वो जो चारों चीज़ें, इंट्रास्टेट सेल, इंट्रास्टेट सेल्स मीन्स हम लोग को बड़ी बात मालूम है, इसको वैट बोलते थे हम लोग। ये बड़ा चेंजेस आया है, ये भी नहीं है अभी, इसको भी हटा दिया गया है। इसके अंदर ये पूरा जो हटाया गया है ना, उसके अगेंस्ट में जीएसटी लाया गया है। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ये इंडिया में नया लाया गया है, नया चीज़ लाया गया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 17A में हम आएंगे टैक्स ऑन फॉरेस्ट मटेरियल, टैक्सेस ऑन फॉरेस्ट मटेरियल। इसके में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को किया गया है, फॉरेस्ट का जितना भी मटेरियल उसके ऊपर टैक्सेस लगाए। 25 एंट्री नंबर 25 में आ रहा है टैक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन स्टेट। हाँ, ये तो बड़ी चीज़ है। अगर इसके ऊपर आप कुछ भी आप एजुकेशन सेस भी एक्चुअली सेस जो चीज़ें वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है। सो वो भी बताऊंगा सेस का क्या क्या डिफरेंस है टैक्सेस से, वो भी बताऊंगा। वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो बनाया जाता है। टैक्सेस में क्या होता है, वो कंसोलिडेटेड फंड को जाता है। मेजरली टैक्सेस आप जो भी करोगे इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड को जाएगा, वो इंडिया का पूरा विकास के लिए लगेगा। जब सेस लागू होता है वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है। जैसे कृषि कल्याण में सेस लगा था कि कृषि को बढ़ाने के लिए आगे, और दूसरा हमारा लगा था एजुकेशन सेस हो गया, प्राइमरी एजुकेशन सेस के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सेकेंडरी एजुकेशन सेस भी लगाया गया है। टॉबा का सेस लगाता है, लगाते हैं हम लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए, वो भी ऐसा होता है। कई सारे चीज़ होता है सेस को लेकर। सो एंट्री नंबर 25 क्या बोलता है? एजुकेशन के लिए आप टैक्सेस रूल्स बना सकते हैं, उसके लिए आप तो चाहे तो टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। ये हो गया लिस्ट 2 का पूरा लिस्ट। और हमारा लास्ट था कंकरेंट लिस्ट में, तो आपको बता दिया है वो लिस्ट 3 में। लिस्ट 3 जो है हमारा कंकरेंट लिस्ट, उसमें अभी तक कोई भी टैक्सेस नहीं आया है। अभी तक हमने कोई भी इनकम जो कि दोनों को अथराइज कर दिए। दोनों को मीन्स इसके लिए लॉस तो बनाएगा पार्लियामेंट, बट उसके लिए लेवी और कलेक्शन का पूरा जो चीज़ें वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रह सकती है, वो इसीलिए वो कंकरेंट लिस्ट बनाया गया है। सो ये था पूरा का पूरा टैक्सेस का स्ट्रक्चर। मैं लास्ट को 2 चीज़ बता दूंगा। ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है वो भी बताया, कैसे 265 के बारे में कैसे टैक्सेस नहीं कर सकते वो भी बताया। आगे भी और चीज़ बताऊंगा। अभी और एक चीज़ बता दूंगा, 2 टाइप का टैक्सेस हम मानते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लास थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुन लीजिए पूरा, तभी आपको ईजी रहेगा। सो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस मैं आपको दोनों के चलिए ये भी बताऊंगा कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है। डायरेक्ट टैक्स मीन्स अगर जब पर्सन हु इज पेइंग द अमाउंट, भी प्लीज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप अपना इनकम को, आप जो भी इनकम कर रहे हैं कि आपके पास जो पैसा उसमें से अगर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, आप जब डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, दैट मीन्स आपके ऊपर बर्डन रहता है टैक्सेस का, बर्डन आप ही और पेमेंट भी आपको ही करना है, तब वो डायरेक्ट टैक्सेस बोला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन तो एक आदमी के ऊपर रहेगा। मान लो कि पर्सन ए के ऊपर बर्डन रहेगा, पर्सन ए के ऊपर, ए पर्सन के ऊपर बर्डन रहा, बी पर्सन के ऊपर क्या रहता, ये बाबू पेमेंट करने का जिम्मेदारी, लाइबिलिटी, इसको बोलते हैं लाइबिलिटी किसके ऊपर रहेगा, दूसरे आदमी के ऊपर रहेगा, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स में पहले बताता हूँ। मान लो आप जाके एक सामान खरीद के ला रहे हो जिसका ₹100। मान लो कि ए आदमी बी से जाके बी से ₹100 का एक
और सामान खरीदा, मान लो कि 10 रुपया इसमें टैक्सेस था, ये 10 रुपया कौन पेमेंट करेगा भाई? बी पेमेंट करेगा, ए पेमेंट करेगा? भाई बी जाके गवर्नमेंट को देना है, बी को पेमेंट करना है, ही विल पे। बट टैक्स बर्डन किसके ऊपर है? बर्डन तो बी के ए के ऊपर है ना, बर्डन ए के ऊपर है। इसमें क्या होता है, ए को ए पेमेंट करता है बट एक्चुअली पे किसने करता है? बी करता है। सो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्टली यू आर पेइंग द टैक्सेस। मैं ये भी बताऊंगा क्यों इसको किया गया। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या करता है? ऐसा नहीं है, डायरेक्ट टैक्स बोलता है ये आदमी, ये अगर कुछ इनकम कर रहा है, ए के पास इसको अगर टैक्स देना है, इसके ऊपर ये बर्डन रहेगा, भाई यही पेमेंट करेगा। भाई बर्डन इसके ऊपर है पेमेंट का, लाइबिलिटी भी इसके ऊपर है, लाइबिलिटी भी इसके ऊपर है। दैट मीन्स ए ही लाइबल है, ए को ही पेमेंट करना है। अगर गवर्नमेंट पकड़ेगा इस केस में किसको पकड़ेगा भाई? बी को पकड़ेगा जाके इनडायरेक्ट टैक्सेस में। बट इनके सब डायरेक्ट टैक्स में ए को पकड़ेगा, भाई ये तूने पैसा नहीं दिया है। सो ये पूरा इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस का चीज़ें बारे में है। सो ऐसा क्यों है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट दो चीज़ क्यों बनाया गया होगा? डायरेक्ट टैक्सेस इसीलिए बनाया गया है। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, इसमें इनकम हो गया आपका, वेल्थ हो गया, वेल्थ टैक्स तो अभी भी नहीं है बट वेल्थ हो गया, इसके ऊपर टैक्सेस, ये सारे टैक्सेस डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मीन्स आप जो भी इनकम करोगे आप टैक्सेस पेमेंट करोगे। भाई आप इनकम जो हमारा 2,50,000 रखा गया बेसिक इनकम, तो आप उसके ऊपर इनकम कर रहे हो, आप लाइबल हो तो आपको टैक्सेस पड़ना, मीन्स लाइबिलिटी आप भी क्या है, आप पेमेंट करोगे, इसलिए ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों है? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या बोलता है भाई? नहीं वो जीएसटी हो गया आपका, रिसेंटली पहले एक्साइज था। ऐसा क्या है कि आप देखो ये छोटे छोटे चीज़ें आप इंडायरेक्ट टैक्स पेमेंट नहीं कर सकते। आप क्या है, छोटे छोटे ऐसे होता है। इनकम टैक्स में क्या बोल दिया भाई, आपका 5 लाख से अब इनकम 2.5 से ज़्यादा है तो आपको देना पड़ेगा। आपको अब दोगे, वो तो पता चलता है किस किस का कौन कौन आदमी का हो सकता है, पता चलता है भाई। वो मान लिया है 9,000 करोड़ से कितना संपत्ति है उसका पता चलता है, भाई ये देगा इनकम टैक्स। इंडायरेक्ट टैक्स में पता नहीं चलता किस किस को मैं जाके पकड़ेगा गवर्नमेंट। भाई मैं एक सॉल्ट का पैकेट खरीद रहा हूँ, कि वो जो मान लो एक आटा का पैकेट खरीद रहा हूँ, एक छोटा सा चीज़ खरीद लिया, तो मेरे को कितने को जाके पकड़ेगा? 130 करोड़ पीपल से। शो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, नहीं भाई 130 करोड़ हमारा कितना दुकानदार है, कितना बिजनेसमैन, उनको पकड़ो भाई। वो क्या बोला कि नहीं भाई ये लोग पेमेंट करें, ये कलेक्शन करेंगे, ये पेमेंट, इसलिए इंडायरेक्ट टैक्सेस का लायबिलिटी लाया गया। सो दुकानदारों के पास रह गया लायबिलिटी, मान लो कि बिजनेसमैन के पास रह गया लायबिलिटी, जो सेलिंग कर रहा है उसके ऊपर लायबिलिटी रहता है और वो कलेक्शन करके देता है, इसलिए इंडायरेक्ट से डायरेक्ट टैक्सेस है। ये पूरा का पूरा जो मेरा लेक्चर था, ये डायरेक्ट टैक्स पूरा टैक्सेस का स्ट्रक्चर मैं आपको आज बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, और मैं डायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स बताया, टैक्सेस के बारे में बताया। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि कैसा है। ये मेरा पहला क्लासेस था और मैं इसको जितना चाहे इजी बनाया। अगर ये पहला वीडियो भी है मेरा, तो अगर बहस में कुछ इश्यूज है तो माफ़ करना, और मेरे को आप लोग सजेस्ट कीजिए कि कैसे और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और मैं ट्राई करूँगा कि और इजी इसको बनाऊँ, और मैं कंपल्सरली बनाऊँगा भी, और अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। और इसका जो पूरा लेक्चर का जो मेरा कॉपीज है, मैं पीडीएफ भी रखा हूँ, वो मैं डाल दूँगा आप लोगों के लिए, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।